नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री, बाजीराव द स्टडी सर्किल अलवर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद ललित धानावत सर पर। मित्रों, हम लोग जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो मेवाड़ राजवंश का इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें सिसोदिया वंश पर हमारी चर्चा चल रही है। सिसोदिया वंश के भाग 1 और भाग 2 में हम लोग महाराणा कुंभा तक चर्चा कर चुके हैं। आज की जो चर्चा का जो विषय है वो हमारा रहेगा उदयकरण उदा। इसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको पहले बता देता हूं। जो पिछले वीडियो के अंदर चर्चा हमारी रही थी वीडियो क्लास में, महाराणा कुंभा की हत्या उनके बड़े पुत्र उदा के द्वारा, जिसे उदयकरण के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा 1468 के अंदर कर दी जाती है। और उदयकरण जो है वो मेवाड़ का शासक बन जाता है। उदयकरण का भाई जिसका नाम था रायमल, वो रायमल जो है वो इस समय ईडर जो उसका ससुराल था, और ईडर आज वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, ईडर में वहाँ पर मौजूद था। जब उसे ये पता लगता है कि मेरे भाई के द्वारा हमारे पिता की हत्या कर दी गई है, तो ऐसे पितृहंता भाई से बदला लेने के लिए, भाई की हत्या के लिए एक तरीके से रायमल जो है वो मेवाड़ की ओर अग्रसर होता है। और रायमल जब आता है तो उदा और रायमल के मध्य एक युद्ध होता है, और वो युद्ध होता है जावर नामक जगह पर। जावर जो कि उदयपुर में है, वहाँ इसका युद्ध होता है, और उसमें उदा जो है वो परास्त हो जाता है। उदा परास्त होकर के मांडू जो सुल्तान है, मांडू सुल्तान ग्यास शाह, जिसे कुछ किताबों के अंदर ग्यासुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ वह पहुँचता है और वहाँ जाकर के ग्यास शाह से या ग्यासुद्दीन से अपने भाई रायमल के विरुद्ध सहायता की मांग करता है, और उससे यह कहता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर दूंगा। चूंकि मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया हुआ है, और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि वैवाहिक संबंधों की जो स्थापना उस होती थी, वो होती थी राजनीतिक लाभ के लिए। तो ये अपनी पुत्री के विवाह की शर्त वहां रखता है, लेकिन इत्तेफाक ये होता है लेकर के कि इस पितृहंता पर आकाशीय बिजली, जो कहते हैं कुछ ग्रंथ हमारे ये कहते हैं कि व्यास शाह के दरबार में आकाशीय बिजली गिर जाती है, और उस आकाशीय बिजली गिर जाने से इस पितृहंता की मौत हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद इसका भाई रायमल जो है वो मेवाड़ का शासक बनता है। रायमल 1473 में शासक बनता है, और 1509 ईस्वी तक वो शासक वहां पर रहता है। रायमल के जो इतिहास में मैं देखते हैं मित्रों, ये ध्यान रखिए, उसकी जो पत्नियां थी, उसकी जो रानियां थी, वो 11 रानियां थी। 13 इसके पुत्र थे और 2 इसकी पुत्रियां थी। 11 पत्नी, 13 पुत्र और 2 पुत्री में जो मैं मुख्य रूप से जिन नामों को, अब आप ये मत सोचना कि सर इतने सारी चीजें आप बता रहे हैं कैसे याद रखेंगे, कोई जरूरत नहीं है उसको याद करने की। इतना मेंटली प्रेशर ना तो मैंने कभी विद्यार्थियों को दिया, ना मैं देता हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर बात करता हूँ जो प्रश्न एग्जाम के अंदर आ रहे होते हैं या आने की गुंजाइश उनकी होती है। आप ध्यान रखें, मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया है कि आप मेरी वीडियो क्लासेस को आप देख लें, उसके बाद आपको किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप यहाँ से आप नोट्स आराम से बना सकते हैं, आपको अन्य बुक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इन 11 पत्नियों में हमें सिर्फ एक पत्नी रतन कुंवर जो है उसका नाम देखना है। 3 इसके जो पुत्र हैं जो मुख्य रूप से रहे हैं, जिसमें पृथ्वीराज, सांगा और जयमल, ये 3 इसके पुत्र रहे हैं। इसमें एक पुत्री जिसे आनंदाबाई के नाम से जाना जाता था, जो कि सिरोही शासक के यहाँ ब्याही हुई थी। उसका सिरोही में इसका ससुराल था, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, बाकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। मित्रों, इसके बाद स्थिति क्या होती है कि देखिए, रायमल जो है इसने मेवाड़ के अंदर कृषि को प्रोत्साहन दिया था, जल संरक्षण को इसने बढ़ावा दिया था। इसने जलाशयों का निर्माण करवाया, जिसके अंदर मुख्य रूप से 3 जलाशय, जिसका नाम राम, शंकर और समया संकट,
ये 3 नाम जो रहे हैं वो तीनों नाम जलाशयों के नाम है, आपको याद रखने हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि राम शंकर समय संकट क्या है, तो यहाँ यदि ऑप्शन बनते हैं कि जलाशयों के नाम या देवताओं के नाम या कुछ और बात करें या कुल देवताओं के नाम, तो ध्यान दें कि ऐसा विद्यार्थी जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो राम शंकर समय संकट ये समझेगा ये कुल देवताओं के नाम रहे हैं, जबकि जलाशयों के नाम है। क्योंकि जल संरक्षण को बढ़ावा देने की परंपरा जो है उसको विकसित वो कर रहा था, वो आगे बढ़ा रहा था, और कृषि को मेवाड़ के अंदर कृषि कार्य को प्रोत्साहन इसके द्वारा दिया गया था। अर्जुन नाम का जो व्यक्ति था वो उसके दरबार का शिल्पकार था, शिल्पी था, यह आप ध्यान रखिए। एग्जामिनर क्वेश्चन सिंपल रूप से पूछता है कि अर्जुन था या किसके दरबार में था, तो आप ये ध्यान रखिए ये था किसके दरबार में, रायमल के दरबार का शिल्पकार था, शिल्पी था। रायमल ने चित्तौड़ के अंदर अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरा, रायमल की जो पत्नी है श्रृंगार देवी जो कि मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री थी, ठीक है, वो उसने चित्तौड़ में घोसुंड की पावड़ी का निर्माण करवाया। अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया था रायमल ने करवाया, और श्रृंगार देवी जो है इसने घोसुंड की पावड़ी का निर्माण करवाया था। रायमल के शासन काल में 1503 के लगभग एक युद्ध होता है जो कि घासा नामक स्थान पर हुआ था। इसे घासा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध जो था वो रायमल, नासिर शाह और सहसमल और सूरजमल ऊदा के पुत्रों के नाम रहे हैं। तो कहते हैं नासिर शाह जो रहा है उसने इसके पुत्रों को साथ लेकर के इस पर आक्रमण किया, क्योंकि ग्यास शाह की तो मृत्यु हो चुकी थी और ग्यास शाह के बाद जो है नासिर शाह शासक बन चुका था। तो सहसमल और सूरजमल जो है वो उनके तीनों के साथ मिलकर के यहाँ आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण के अंदर भी जो जीत हुई थी वो हुई थी रायमल की। रायमल की जो छतरी है, ये छतरी जो बनी उनकी मृत्यु के बाद छतरी का निर्माण हुआ, वो जावर उदयपुर के अंदर इसकी छतरी का निर्माण करवाया गया था। रायमल, ध्यान रखिए मित्रों, रायमल जब जीवित था तो उसी समय उसकी शासनकाल के दौरान ही उत्तराधिकारी बनने के लिए उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष छिड़ता है, और वो संघर्ष मुख्य रूप से छिड़ता है पृथ्वीराज और सांगा के मध्य। पृथ्वीराज और सांगा के मध्य जो ये संघर्ष छिड़ता है, ये संघर्ष के लिए मैं आपको जानकारी बता देता हूं कि इसकी स्थिति क्या है और उत्तराधिकारी कौन कैसे यहाँ पर बना था। अब इस संघर्ष पर हम लोग सबसे देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो रायमल है, इस रायमल के 3 मुख्य पुत्र रहे हैं। एक का नाम है पृथ्वीराज, एक का नाम सांगा और एक का नाम जयमल। ये 3 पुत्र इसके रहे हैं, पृथ्वीराज, सांगा और जयमल। इन 3 पुत्रों में आपस में संघर्ष आएगा, और संघर्ष की स्थिति कैसे आप ये ध्यान लेके बताते हैं। यहां एक व्यक्ति का नाम जिसे सारंग देव के नाम से जाना जाता है। सारंग देव जो था वो इनका चाचा था। कहते हैं कि उत्तराधिकारी बनने को लेकर जो युद्ध की बात थी, जो राजा बनने को लेकर बात थी, यहाँ जब संघर्ष इनके अंदर होने लगा तो कहते हैं इनकी चाचा सारंग देव ने बीच में इंटरफेयर किया, और इंटरफेयर करके ये एक ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी के पास जाकर के इन्होंने कहा कि ज्योतिषी से हम लोग पर चर्चा करते हैं कि कोई कौन शासक बनेगा, जो वो बताएगा उसके वो फिर शासक बन जाएगा। जो ज्योतिषी के पास गए थे, ज्योतिषी ने कहा कि जो भाग्य प्रबल है वो सांगा का प्रबल है, सांगा के भाग्य में लिखा हुआ कि मेवाड़ का ये शासक बनेगा। इस बात को लेकर के जो इसका भाई था पृथ्वीराज, ये जो होता है ये कहते हैं कि लेके बहुत क्रोधित हो जाता है, और जब भाई को लेके जब भी क्रोधित होता है तो आपस में ये अनबन वाली पोजीशन हो जाती है। जब अनबन की पोजीशन होती है तो चाचा जो है वो इनका इंटरफेयर करता है, और चाचा के इंटरफेयर करने के बाद ये कहते हैं कि अभी हम लोग भीमल गांव चलते हैं। भीमल गांव जो कि मेवाड़ का एक गांव है, इस भीमल गांव के अंदर ये आते हैं। यहाँ एक चारण जाति की पुजारण थी। चारण जाति की पुजारण जो होती है वो
उस समय तो उनको मिलती नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद ये आते, जब ये इंतजार वहां कर रहे होते हैं, तो चारण जाति की पुजारी ने बैठ के जब देख के जब ये कहती है कि सच में ही जो भाग्य है वो ज्योतिष जो था उस ज्योतिषी के मत का ही समर्थन करती है कि जो भाग्य है वो सांगा का ही प्रबल है और सांगा ही शासक बनेगा। अब यहाँ स्थिति ये हो जाती है लेकर के पृथ्वीराज बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाता है और इन दोनों भाइयों में आपस में, चूंकि सगे भाई थे, ये ध्यान रखना, पृथ्वीराज और सांगा सगे भाई थे और रतन कुंवर इनकी माँ का नाम था, ये रतन कुंवर के बेटे थे। तो इनमें आपस संघर्ष होता है और कहते हैं कि जो तलवार होती है उस तलवार की हुल से सांगा की एक आंख डैमेज हो जाती है, एक आंख उसकी फूट जाती है। और कहते हैं कि सांगा को वहां से जो है सारंग देव जो इसका चाचा है वो उसको वहां से बचा के निकाल लेता है, उसको वहां से निकाल लाता है। और सारंग देव जो वहां से निकाल के लाता है तो कहते हैं कि सारंग देव इसे यहाँ से निकाल करके जो है लवंत्री गांव के अंदर, बड़े माय डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, लवंत्री गांव में वो आते हैं और लवंत्री गांव में इसे जो संरक्षण देता है वो देता है राठौड़ बीता। राठौड़ बीदा जो है वो सांगा को संरक्षण देता है, लेकिन चूंकि जयमल जो है वो पीछा कर रहा था और राठौड़ बीदा जो है जयमल के हाथों मारा जाता है, राठौड़ बीदा की हत्या हो जाती है, जयमल करता है। यहां से इसे जो सारंग देव है वो सारंग देव सांगा को फिर वहां से निकालता है और वहां से निकाल करके उसे अजमेर लेकर के आता है। अजमेर लेके आता है और अजमेर के अंदर कश्मीर से संबंधित एक व्यक्ति था जिसका नाम था करमचंद पंवार। करमचंद पंवार जो कि रियलिटी में डकैत था, ये इसे संरक्षण यहां आकर के प्रदान करता है। आप ध्यान रखिए करमचंद पंवार से ही राणा सांगा का जीवन यहां से बदलने लगता है। कहते हैं कि करमचंद पंवार जो था, अब चूंकि डकैती का कार्य करते थे तो इनके कुकर्म के अंदर भी ये शामिल हो गया था। तो जब ये कुकर्म में इनके शामिल हो गया तो कहते एक बार जो राणा सांगा है वो राणा सांगा जो है एक पेड़ के नीचे सो रहा था और जब वहां सो रहा था तो कहते हैं कि सर्प आता है, वो सर्प आकर के और इसके जो मुखमंडल है उस मुखमंडल पर अपने जो फण है उस फण से ढक लेता है। राणा सांगा के बारे में वास्तविकता जो है उनके पता नहीं होती है करमचंद पंवार को या उसके साथियों को। जब मुखमंडल से ये जो वहां से ढक लेता है तो कहते हैं कि शकुन पक्षी जो है वो चिल्ला चिल्ला करके घटना को बताता है और जब शकुन पक्षी इस घटना को बताता है तो वह मारू नाम का व्यक्ति शकुन पक्षी की आवाज को पहचान जाता है, उसके शब्दों को जान जाता है। जब वो उसके शब्दों को जान जाता है, उसको पहचानता है कि वास्तव में जब करमचंद पंवार को पता लगता है तो करमचंद पंवार जो है राणा सांगा के साथ हो जाते हैं और उनके साथ उनका सहयोग करते हैं। तो कहते हैं कि राणा सांगा को जो है पिता जो है उनका वो वापस बुला लेता है और उनके उत्तराधिकार की स्थिति जो होती बनती है। लेकिन इससे बीच में अभी मैं घटना आपको जो बता रहा हूँ उसमें थोड़ा आप ये ध्यान रखिए कि क्योंकि हम यह बात कर रहे हैं कि राणा सांगा शासक जो बना था वो बना कैसे था, ये घटनाक्रम आपको यहाँ लेकर के चलना है। अब पृथ्वीराज का और कहते हैं कि जयमल का वहां हुआ क्या था, अब चर्चा हम लोग यहाँ पे लेके बात करते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ, लेकिन आपको समझाता हूँ पृथ्वीराज के बारे में। पृथ्वीराज सिसोदिया, इसके बारे में घटनाक्रम कहते हैं क्या रहा क्या नहीं रहा। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना पृथ्वीराज के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ऐसा कहते हैं ये पृथ्वीराज भागता बहुत तेज था, इसलिए इसे उड़ना पृथ्वीराज के नाम से इसको जाना गया। ये उड़ना पृथ्वीराज जो सिसोदिया है और इसका भाई जयमल, इन दोनों की जो
रास्ता साफ होता है, इन दोनों को जो रास्ता साफ होता है, एक सेकंड, इन दोनों का रास्ता साफ होता है। देखिए बहुत, अब यहाँ हम देखेंगे कुछ लोग जो भाग्यवाद में विश्वास करते हैं उन्हें पता लगेगा कि सांगा का भाग्य किस प्रकार से प्रबल हुआ। ये कैसे हुआ यहाँ रास्ता साफ होने की स्थिति में? पृथ्वीराज सिसोदिया जो रायमल और रतन कुंवर का जो पुत्र था, जिसे मैंने अभी कहा कि उड़ना पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता था। दरअसल ये क्या होता है कि मृत्यु के बारे में पहले हम चर्चा करें तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहले इससे पहले इसके विवाह के घटनाक्रम पर हम लोग बात करते हैं, और यहाँ दो व्यक्तित्व को आपको पहले समझना जरूरी है, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। ताराबाई के व्यक्तित्व को आप पहले यहाँ समझिए कि ताराबाई कौन थी, फिर इसको हम मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इसके मृत्यु तक हम लोग देखेंगे कि वो खिल कैसे था। ताराबाई जो है मेवाड़ की एक जागीर थी उस समय, और मेवाड़ की जागीर वो थी टोडा। टोडा का शासक था, उसका नाम था राव सुल्तान। राव सुल्तान की पुत्री थी। दरअसल टोडा पर मालवा सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। जब मालवा सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो अब आप ध्यान रखिए, उस समय सुल्तान ने, टोडा शासक राव सुल्तान ने इन तीनों भाइयों के समक्ष ये बात वहां रखी थी कि जो कोई मेरे टोडा राज्य को मुक्त कराएगा, मैं अपनी खूबसूरत पुत्री जिसका नाम है तारा, उसका विवाह उसके साथ कर दूंगा। अब यह कहते हैं कि इस संदेश को सुनकर के, इस बात को सुनकर के जयमल जो था, उस जयमल ने सुल्तान और ताराबाई के साथ कहते हैं कि मिसबिहेव किया। जब उसने अभद्र व्यवहार किया तो सुल्तान जो है, क्योंकि उसने एक धमकी मारी कि मैं इसे उठा करके यहाँ से ले जाऊंगा, तो सुल्तान बड़ा क्रोधित हुआ और सुल्तान ने कहते हैं कि जयमल की हत्या कर दी। और जब जयमल की जब हत्या हुई तो जब ये मैसेज जब पता लगा पृथ्वीराज और इनको सांगा को पता लगा, तो कहते हैं कि पृथ्वीराज ने उस चैलेंज को फिर एक्सेप्ट किया। और जो घटनाक्रम फिर ये घटा कि टोडा जो राज्य था, उस टोडा राज्य को पृथ्वीराज ने ग्यासुद्दीन खिलजी से मुक्त कराया, और मुक्त करा करके वो जो टोडा राज्य है उसे सौंप दिया सुल्तान को। और सुल्तान ने अपने शर्त के मुताबिक अपनी पुत्री का विवाह, ताराबाई का विवाह करा दिया था पृथ्वीराज सिसोदिया से। और इसी पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी इस पत्नी तारा के नाम पर उस समय जो अजमेर जो दुर्ग है, जिसे अजमेर दुर्ग के नाम से जाना जाता था, उसको मॉडिफाई कराया और उसका नाम तारागढ़ रखा। तो अजमेर दुर्ग का नाम जो तारागढ़ रखा गया वो पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा रखा गया। ओके, और इसी की पत्नी यानी कि तारा के नाम पर ही इसका नाम तारागढ़ पड़ा था। पृथ्वीराज सिसोदिया का नाम आगे भी आएगा, आगे हम देखेंगे, जिसे जोड़ा जाएगा बनवीर के साथ। वो टॉपिक में बनवीर पर बात करूंगा कि बनवीर और इनके क्या रिलेशन किस प्रकार के थे, कैसे पिता पुत्र थे, क्या थे या क्या नहीं, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। अब ये कहते हैं कि पृथ्वीराज जो है एक बार, चूंकि जगमाल जो है जगमाल के पास मिलने के लिए गया था। जगमाल जो है वो सिरोही का शासक था। जगमाल सिरोही का शासक था। वहां इनकी बहन जिसका नाम था आनंदाबाई, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, लेकिन आनंदाबाई का नाम हमको लेना है। आनंदाबाई जो है वहां ब्याही हुई थी। तो एक उनका आपस में विवाद होता, उस विवाद को सुलझाने के लिए जब जगमाल वहां पहुंचता है तो आप ये ध्यान रखिए कि बकायदा जब भाई बहन के घर जाता है तो कुछ भेंट लेकर के जाता है, और जब भाई वहां से वापस आता है तो ये एक रिवाज होता है उस बात को लेकर के कि बहन अपने भाई की रास्ते के लिए कुछ ना कुछ खाने वाने के लिए देती है। हालांकि राजा महाराजा थे, खाने की कोई उनको दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक रिवाज, एक रस्म रिवाज होती है, उसको निभाने की स्थिति वहां होती है। तो कहते हैं कि वो जो लड्डू उसके बहन ने उसे दिए थे, धोखा करके कहते हैं उन लड्डुओं को बदल दिया। वो लड्डू जब बदल गए, जगमाल के द्वारा बदल दिए गए, तो जगमाल ने जो लड्डू रखे थे उनके अंदर विष था, वो विष युक्त लड्डू थे। कहते पृथ्वीराज ने वो जब विष युक्त लड्डू खाए तो खाने पॉइजन जब उसके शरीर में जब फैला तो कुंभलगढ़ दुर्ग के पास, कहते हैं थोड़ी दूर पर ही जो है पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। तो अब मित्रों आप ये ध्यान रखिए कि एक तरफ तो जो जयमल जो है उस जयमल की हत्या हो गई और पृथ्वीराज की भी हत्या हो गई। एक तरीके से दोनों भाइयों की इनकी हत्या हो गई है। और पृथ्वीराज की जो छतरी है जो कुंभलगढ़ में वहां बना दी गई है, जिसे 12 खंभों की छतरी भी कहा जाता है,
ओके, तो इस तरीके से ये जो दो भाई हैं, एक तो जयमल और एक पृथ्वीराज, इन दोनों का जीवन समाप्त हो जाता है। और मैंने भी आपसे कहा कि जो भाग्यवादी लोग हैं उनके हिसाब से बात यहाँ पर आ जाती है, और वो रहा राणा सांगा। जो शासक जो बना था, जो कि प्रबल जो शासक था, जो दावेदार रहा, वो राणा सांगा रहा। क्यों? क्योंकि राणा सांगा के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पर बता देता हूँ। क्योंकि रायमल के द्वारा राणा सांगा को बुला लिया गया था, और जो राणा सांगा जो है, इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया, शासक बना दिया गया था। राणा सांगा जो है, इस राणा सांगा का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 को। इसके पिता का नाम जैसे मेरा रायमल, और माँ का नाम जो था रतन कुंवर था। राणा सांगा को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है, ये इसका उपनाम रहा है। दरअसल इसने तमाम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया। अब यहाँ ध्यान रखिए, राणा सांगा एक राष्ट्र निर्माता के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ मेवाड़ के सुशीलदेव वंश के दो बड़े शासक हमारे सामने हमको दिखते हैं। एक तो है महाराणा प्रताप और एक है राणा सांगा। महाराणा प्रताप और राणा सांगा, निश्चित महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व बड़ा व्यक्तित्व रहा है, जिसके बारे में हम बहुत बड़ा इतिहास यहाँ से कहा गया है। राणा सांगा के से पहले महाराणा प्रताप जो है, वो हमारे जो मेवाड़ और के पूरे राजस्थान की आन बान शान जो है, वो महाराणा प्रताप है, जिनके व्यक्तित्व से यदि राजस्थान की बात विश्व के किसी भी देश में की जाती है तो एक तरीके से राणा प्रताप उभर करके आते हैं। ये इसलिए, लेकिन आप ध्यान रखिए, फिर भी महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई अकबर के विरुद्ध जो लड़ी थी, वो लड़ाई मेवाड़ को बचाने के लिए थी। लेकिन यहाँ पर जो राणा सांगा जो लड़ाई लड़ रहा था, वो लड़ रहा था सबको एक साथ लेकर के, पूरे राजपूताना को बचाने का प्रयास मुगलों से वो कर रहा था। इसलिए एक महान राष्ट्र निर्माता के रूप में इतिहासकार इन्हें देखते हैं। क्योंकि इतिहासकार जब इतिहास लिखते हैं तो ध्यान रखिए, उनको इतिहास को देखने की जो दृष्टि होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो एक बहुत फ्री होती है। आप इसको समझना है, यहाँ पर वो फ्री दृष्टि से, उसके मुक्त नजर से उसको देखते हैं और तब इतिहास को लिखते हैं। तो चूंकि इस राणा प्रताप के जो शरीर हैं, कहते हैं 80 घाव उसमें थे, और हाथ कट गया, पैर कट गया, इच्छत विच्छत होने, इसलिए सैनिकों का भग्नावशेष का नाम भी इन्हें दिया गया। यहाँ मैं आपको एक बात और कंफ्यूजन वाली, दरअसल क्या है, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो काफ़ी जो अध्यापक हैं कंपटीशन लाइन के अंदर भी ऐसा होता है, वो अपने अज्ञानता के कारण या अध्ययन के अभाव में वो इस प्रकार की स्थिति, क्योंकि देखिए फेमस होने के लिए एक मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है। मीडिया में आप जबरदस्त पैसा लगाइए, आप फेमस हो जाइए, पब्लिक पर छा जाइए, लेकिन रियलिटी है, ये सत्य है। मेरे 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस दौरान मेरा बकायदा ध्यान रखिए कि यहाँ वास्तविक तथ्य उन्हें पता नहीं होता रियलिटी क्या है। जैसे देखिए, निश्चित रूप में पढ़ा होगा, यहाँ कहा जाता है कि जब खानवा का जब युद्ध हुआ था, तो मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं काफ़ी कन्फ्यूजन जो आपका है राजस्थान जीके से दूर करूंगा यहाँ से। तो खानवा का जब युद्ध हुआ था, तो उस खानवा के युद्ध में 80 घाव राणा सांगा को लगे, एक आंख राणा सांगा की फूट गई, एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया। देखिए, टेक्निकली पॉइंट से हम यहाँ पर सोचते हैं, तकनीकी दृष्टि से यहाँ देखते हैं, इतना 80 घाव जब शरीर में लग जाए, एक हाथ कट जाए, एक पैर कट जाए, एक आंख फूट जाए, इस प्रकार की स्थिति यदि किसी व्यक्ति की बन जाती है, तो कितना ब्लड उसके शरीर से बहेगा, वो कब तक जिंदा रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी, यहाँ हम इस दिमाग को लगा नहीं पाते। यदि हम टेक्निकली सोचें तो ये कथन, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, ध्यान रखिए 80 घावों का मैटर सही है, लेकिन 80 घाव जो राणा सांगा को खानवा के युद्ध में नहीं लगे थे। दरअसल राणा सांगा के शरीर पर 80 घावों के निशान थे, अलग अलग युद्धों में वो निशान हुए, और जो निशान है वो इस बात को शो करते हैं कि राणा सांगा का जो जीवन है वो कितना संघर्षशील जीवन रहा होगा, ये इस बात को शो करते हैं। और देखिए 24 मई, वापस आइए अपने विषय पर, 24 मई 1509 को राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। राणा सांगा जब शासक बने थे तो उस समय राणा सांगा के जो विरोधी रहे थे, वो विरोधी जो रहे वो दिल्ली, गुजरात और मालवा, ये खास तौर पे विरोध की स्थिति में थे। दिल्ली का जो समकालीन जो समय शासक था वो सिकंदर शाह लोधी, जिसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, लोधी वंश की राजधानी बनाया था। और इब्राहिम लोधी, ये दो समकालीन शासक थे। इब्राहिम लोधी के साथ जो है वो संघर्ष हुआ था। गुजरात का जो शासक था वो था महमूद बेगड़ा,
जो उस समय जो उनका विरोधी था। और मालवा जो है, मालवा का शासक था नासरुद्दीन। नासरुद्दीन जो थे वो यहाँ उनका विरोधी था। जब सांगा जब शासक बना तो उस समय इन विद्रोहों का सामना भी सांगा को शासक बनते ही करना पड़ा था। यह मित्रों ध्यान रखिए, सांगा के जीवन के पूरे व्यक्तित्व को हम लोग यहाँ हमें समझना है, और सांगा का जो राजनीतिक संघर्ष रहा है वो किस प्रकार का, उस पर चर्चा हमें यहाँ पर अब देखनी है। देखिए, एक शब्द आता है पाती पर्वन। दरअसल पाती पर्वन एक शब्द युद्ध का आमंत्रण होता है। जब किसी शासक के द्वारा दूसरे शासक से, पड़ोसी राज्य से या किसी अन्य शासक से जब युद्ध में सहायता के लिए, जब सहायता प्राप्त करने के लिए कोई पत्र भेजा जाता है तो वो पाती पर्वन कहलाता है। आपको विशेष रूप से ध्यान दें कि आरएस मेंस वगैरह का कभी एग्जाम होता है या पटवार का एग्जाम होता है तो सिंपल रूप से पूछते हैं कि पाती पर्वन क्या है। तो पाती पर्वन जो है वो स्टूडेंट्स वो है युद्ध का आमंत्रण, एक पत्र होता है वो। यहाँ स्ट्रगल में जो पॉलिटिकल स्ट्रगल राणा सांगा का था उसमें हम देखते हैं कि वो युद्ध हुआ था, इसे खातोली का युद्ध कहा जाता है। खातोली जो कि नक्शे को जब हम देखते हैं तो वो कोटा में स्थित है। तो आप कोटा का जब नक्शा देखेंगे बिल्कुल बॉर्डर, कोटा बूंदी की बॉर्डर पर आता है और बिल्कुल बॉर्डर पर और बॉर्डर के अंदर है वो। तो कोटा जो है, कोटा में खातोली नामक स्थान पर कहते हैं कि वो युद्ध हुआ 1518 में, चूंकि वो युद्ध था इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य। साम्राज्य विस्तार के दौरान ये युद्ध हो रहा था, तो जिसमें क्या था कि सांगा जो था वो विजित हुआ था। पहला युद्ध खातोली के जो कोटा में हुआ 1518 ईस्वी में, जो इब्राहिम लोदी सांगा के बीच हुआ, उसके अंदर जीता जो कौन जीता, वो जीता कहते हैं कि आपके इब्राहिम लोदी हारा था और सांगा जीता था। इब्राहिम लोदी ने पुनः एक तैयारी की राणा सांगा से युद्ध के लिए, एक विजित होने के लिए, लेकिन यहाँ इस समय थोड़ा आप ध्यान दें कि थोड़ा चेंज हो रहा है। 1519 में एक युद्ध जो कि बाड़ी नामक स्थान पर लड़ा गया था, और बाड़ी धौलपुर के अंदर है। तो बाड़ी का जो युद्ध हुआ था वो धौलपुर के अंदर हुआ था। यहाँ इस समय लोधी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो नेतृत्व किया था मियाँ हुसैन फरमूली और मियाँ माखन, जिसको मियाँ मक्खन के नाम से भी कहीं इतिहास में लिखा हुआ है। तो ये इन दोनों सेनापतियों ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। लेकिन और मेवाड़, और जो मेवाड़ की जो उत्तरी सीमा है उसका एक मुख्य बिंदु बनाया गया, और ये बनाया गया था पीलिया खाल। पीलिया खाल नामक स्थान जो कि आगरा के अंदर है, उसे एक मुख्य बिंदु इसका बना दिया गया था। लेकिन इसके बाद गागरोन का जो युद्ध है, गागरोन झालावाड़ के अंदर, जो कि महमूद खिलजी द्वितीय के बीच हुआ था। महमूद खिलजी द्वितीय के जो बीच युद्ध हुआ था वो, ये ध्यान रखिए, महमूद खिलजी द्वितीय और सांगा, इन दोनों के बीच झालावाड़, क्योंकि गागरोन जो तुर्क है वो झालावाड़ में, गागरोन वही नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जो 1519 में इसलिए इसे नाम दे दिया गया गागरोन का युद्ध। अब इस युद्ध को होने के पीछे जो कारण था वो कारण क्या था, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ध्यान रखिए कि महमूद खिलजी द्वितीय जब शासक बना तो उस महमूद खिलजी द्वितीय के शासक बनने में जो योगदान था वो योगदान था मेदिनी राय का। मेदिनी राय का योगदान रहा। लेकिन जब मेदिनी राय का जो योगदान जब रहा तो मेदिनी राय को कहते हैं मालवा के सरदारों ने वहां से जब निकाल दिया तो मेदिनी राय ने रुख किया सांगा की ओर। सांगा ने जो गागरोन का जो क्षेत्र है वो मेदिनी राय को दे दिया था, और गागरोन का क्षेत्र मेदिनी राय को उन्होंने दे दिया, और दे करके वो वहां से फिर उनकी सहायता की, और उसका बदला लेने के लिए कहते हैं कि बाकायदा जो महमूद खिलजी के विरुद्ध उन्होंने अपना संघर्ष प्रारंभ किया, और महमूद खिलजी हारा, और महमूद खिलजी को सांगा ने गिरफ्तार कर लिया, और सांगा ने गिरफ्तार करके लगभग 6 माह तक उसे यहाँ रखा। लेकिन 6 माह के बाद कहते हैं कि उसके पुत्र को एक अमानत के तौर पर अपने पास वहाँ रखा और उसको मुक्त कर दिया। ये काफ़ी इतिहासकारों ने सांगा के जो ये उदारता है, सांगा की इस उदारता का उन्होंने बयान उसमें अपने अपने ग्रंथों में किया है। यहाँ सांगा के बीच जो युद्ध की हमारी जो पोजीशन, अगला जो संघर्ष आता है उस युद्ध को हम बोलते हैं बयाना का युद्ध। बयाना जो कि भरतपुर के अंदर है, और ये युद्ध होता है उस समय राणा सांगा और बाबर यानी कि मुगल और मेवाड़ के मध्य होता है। मित्रों, यहाँ खास तौर पे एक बात आपको समझने की है कि दरअसल बता देता हूँ मैं आपको, मोहम्मद शरीफ नाम का
काबुल का एक ज्योतिषी था, उसने बाबर से इस बात को कहा था कि तुम्हें बयाना की ओर आक्रमण नहीं करना है, यानी पूर्वी राजस्थान की ओर आक्रमण नहीं करना है, यदि क्योंकि तुम्हें इस समय ग्रह तुम्हारे अनुकूल नहीं है, यदि तुमने आक्रमण किया तो तुम निश्चित रूप से हारोगे। अब यहाँ ध्यान रखिए, हमें एक शिक्षा भी मिलती है, और शिक्षा ये मिलती है कि उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया, उस ज्योतिषी की बात पर, हालांकि वो हारा, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो हारा, लेकिन दूसरी इस बात को न मान के कर्म को प्राथमिकता दी। तो इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति को भाग्यवादी न होकर एक कर्मवादी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम घर पर बैठे रहें और लक्ष्मी जी की आरती करते रहें और हमें ऐसा कुछ महसूस हो जाए कि लक्ष्मी माता के हाथ से कुछ सोने के सिक्के बरस रहे होंगे। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा बिना कर्म, क्योंकि जो ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। ये ध्यान रखिए, गीता में भी कहा गया कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हारा काम है कर्म करना। अब मैं तमाम गीता के उपदेश की ओर अब नहीं जा रहा हूँ, चूंकि हम इतिहास की यहाँ पर बात करें, आध्यात्म की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, आपको घबराने के वास्ते नहीं, हम इतिहास पर ही हैं यहाँ पे। तो अब आप ध्यान रखिए कि यहाँ जब कहा, लेकिन जो चूंकि उसने जो सेना को भेजा तो वहां से हार का सामना किया। इस समय बयाना आक्रमण में आप ये ध्यान रखिए कि मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था मेहंदी ख्वाजा, बाबर नहीं था। यहां इस समय ध्यान रखना, बाबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुगल सेना है, और मुगल सेना जो आई है सेनापति मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में आई है। और कहते हैं कि बाबर उस समय आगरा में था। सेना जब वो लौट के जब वापस गई, तो वहां लौट के वापस जाने के बाद आप ध्यान रखिए, सेना जो है राणा सांगा की पूरी पूरी प्रशंसा करने लगी, इतनी विशाल सेना है, ऐसी सेना है। तो कहते हैं कि बाबर एकदम घबरा गया, और बाबर जब घबराया तो घबराने के बाद मित्रों आप ये ध्यान रखिए, बाबर ने पहले एक प्रस्ताव वहां पर उनको भेजा, और प्रस्ताव कहते हैं कि उसने ये कहा था, दो शर्तें विशेष रूप से रखी। एक तो दिल्ली और उसके जो जितने भी परगने हैं वो सारे परगने मुगलों के अंडर में रहेंगे। दूसरा ये था कि पीली नदी जो है वो मुगल मेवाड़ की सीमा तय होगी। लेकिन इसी बीच में वहाँ रायसीन का एक सरदार था जो मित्र भी था सांगा का, उसका नाम था सलहदी तवा। ये व्यक्ति हालांकि होकर के बाद में जो करके बाबर के साथ मिल जाता है, लेकिन इस समय सांगा का बहुत अच्छा मित्र है, इसने संधि नहीं होने दी। और जब ये संधि नहीं हुई तो युद्ध जो है अवश्यम भावी हो गया, युद्ध होना तय था। और जब वो युद्ध होना तय हुआ तो ध्यान दें कि बाबर का प्रस्ताव फेल हुआ, तो बाबर ने अपने सैनिकों के समक्ष यहाँ एक बात रखी, और वो सैनिकों से ये कहा कि तुम इस युद्ध में मेरी सहायता करो, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। सैनिकों ने इस बात को कहा था कि बादशाह आप शराब पिए या नहीं पिए, हमें युद्ध में नहीं जाना, हम अपने आप को नहीं झोंकें, क्योंकि बाबर की जो मुगल सेना बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, बहुत दिक्कत थी। बाबर ने फिर इस बात को लेकर के कहा, लेकिन ठीक है, मैं जैसे युद्ध ये होगा तो ध्यान रखिए, मैं तमगा कर, जो एक व्यापारिक कर होता है, ध्यान रखिए तमगा कर जो होता है वो कर लेना, मैं माफ कर दूंगा। सैनिकों ने फिर भी इस बात को कहा, मुगल सैनिकों ने, कि आप माफ कर, तमगा कर माफ करें या नहीं करें, हमें युद्ध में फिर भी नहीं जाना। लेकिन बाबर चूंकि बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति तो था, क्योंकि बाबर की एक क्वालिटी रही है, आप ये ध्यान रखिए, बाबर कोई भी जब काम करता था वो शिद्दत के साथ करता था। बाबर का एक कथन जो मुझे बड़ा, मैं जब क्लास जब लेता हूँ, आप ध्यान रखिए, स्टूडेंट्स को ये कथन काफी बार सुनाता हूँ बाबर का। और ऐसा नहीं कि मैं बाबर का पक्ष में लेकर के बात कर रहा हूँ कि साहब आप कोई इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हैं, आप सर भारत के होकर के आप बाबर का पक्ष ले रहे हो, मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ। कोई भी अच्छी बात हो में समझनी चाहिए, क्योंकि उन भारत मुगलों ने भी भारत से कुछ सीखा है। तो वहां में सीखने का बाबर ने ये कहा था कि काबुल विजय से पानीपत युद्ध विजय तक मैंने भारत पर शासन करने का सपना देखना नहीं छोड़ा। तो ये जो सेंटेंस है ये हर विद्यार्थी के लिए, आप ये ध्यान रखिए, एक हमें बहुत अच्छा मैसेज देता है। कर्तव्य परायण होने के प्रति बात रखता है, अपनी ड्यूटी के प्रति कितना डेडिकेटेड हो, हमारे लक्ष्य के प्रति कितना डेडिकेटेड हो, ये बात बाबर से हमें सीखनी चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों से, प्यारे विद्यार्थी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि आप यहाँ बीच में मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों की एक कमी है कि जब वैकेंसी आती तब वो पढ़ते हैं,
और वैकेंसी जब आती है उसके बाद भी पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं, डेट का इंतजार करते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। ये स्थितियां हैं, हमें लगातार लक्ष्य की ओर हम लोग आगे बढ़ते रहें, ताकि कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आए, क्योंकि जब लगातार चलते तो हम लोग लक्ष्यों को अवश्यंभावी रूप से प्राप्त कर लेते हैं। तो जब लगा, बाबर ने फिर माइंड लगा, बाबर ने फिर इस बात को कहा, कुरान लेकर के बोला, कुरान के ऊपर हाथ रख के आप कसम खाइए इस बात को लेके, और मैं कह रहा हूं, मैं कुरान पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि युद्ध जो है मेवाड़ के विरुद्ध, राजपूताना के विरुद्ध जो मेरा युद्ध हो रहा है, मेवाड़ के विरुद्ध जो मेरा युद्ध हो रहा है, वो जिहाद है। जिहाद धर्म के लिए किया जाने वाला युद्ध है, इस्लाम धर्म की स्थापना के लिए किया जाने वाला युद्ध माना, वो जिहाद, उसको जिहाद का नाम देते हैं। बात जैसे जिहाद की आई तो कहते हैं कि इस समय मुगल सैनिक जो थे, तो चूंकि उन्होंने अपने सर पे कफन एक तरीके से बांध लिया और लड़ने को तैयार हो गए, और इसी युद्ध की परिणति हुई हमारे बहुत प्रसिद्ध युद्ध, जिसे हम बोलते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का मैदान जो है, जो रूपबास तहसील जो भरतपुर जिले की पड़ती है, वहां पर खानवा का मैदान स्थित है। भरतपुर के अंदर 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच, राणा सांगा के पास कहते हैं कि 10 से ज्यादा राजपूत शासकों का सहयोग था। मैं भी आपको बताऊंगा कि इस युद्ध में जो है सांगा का साथ किन किन शासकों ने दिया था, लेकिन इससे पहले हम यहाँ बात करते हैं। तो जो खानवा का जो युद्ध रहा है, इस युद्ध में ध्यान रखिए पासा थोड़ा पलटा, और पासा जो यहाँ पर पलटा, वो कहते हैं क्या हुआ कि युद्ध थोड़ा विपरीत हो गया। और विपरीत जब इसके अंदर हुआ, और विपरीत परिस्थिति जब देखने लगे, क्योंकि राणा सांगा घायल हो चुके थे, राणा सांगा को काफी घाव यहाँ लग चुके थे, कहते हाथ, आंख तो पहले फूटी हुई थी, और कहते हैं कि हाथ कट चुका था, पैर कट चुका था। तो उस समय कहते हैं कि राणा सांगा को युद्ध के मैदान से निकाला, तो और सांगा का जो मुकुट था उसको हलवद काठियावाड़ का झाला अज्जा जो था, उस झाला अज्जा ने धारण किया। और वो मुकुट इसलिए धारण किया ताकि सेना जो है, अपने मेवाड़ी सेना और इधर को आपके कहते हैं कि लेके जो मुगल सेना, उनको ये ना लग पाए कि शासक बीच में से निकल गया है। क्योंकि सेना युद्ध जब तक लड़ती है, तब तक लड़ती है जब तक उनका जो स्वामी है वो उनके साथ रहता है। आपको ये ध्यान रखिए। तो कहते हैं कि बकायदा सेना लड़ती रही, और उस समय जो है उसे वहां से बाहर निकाल लाए, और वहां से जब बाहर निकाल के लाए थे, तो आप ध्यान रखिए, जो मारवाड़ जो है, मारवाड़ का शासक था राव गांगा का पुत्र जिसका नाम था कुंवर मालदेव अखेराज। ये कुंवर मालदेव जो गांगा का पुत्र था, एक अखेराज और एक आमेर का जो समय शासक था, वो कहते हैं कि पृथ्वीराज कछवाहा, वो उसे वहां से निकाल करके ले आए। सांगा को जो लाया गया था खानवा के मैदान से, वो लाया गया था बसवा में, बसवा में से लाया गया। बसवा जो कि दौसा जिले के अंदर है। कहते वहां एक घायल अवस्था में था, बहुत ज्यादा घायल अवस्था में था लेके। और यहाँ थोड़ा सा जो हमें खास तौर पे ध्यान रखना है, क्यों ये युद्ध जो है, ये युद्ध पलट गया था, और वो पलट गया था, लेकिन वो पलट गया था बाबर के पक्ष की ओर। यहाँ इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में जो हार हुई थी, वो हार हुई थी राणा सांगा की। सांगा की जो सेना थी वो हार गई थी। सांगा के बारे में, सांगा की मृत्यु के बारे में यहाँ एक अलग अलग कथानक हैं, अलग अलग इतिहास में अलग अलग तरीके से बातें यहाँ पर कही गई हैं। मैं उन बातों को थोड़ा सा क्लियर आपको करता हूँ। ये फैक्ट आप ध्यान रखिए, कहते हैं कि सांगा की जो मृत्यु हुई, ये फैक्ट ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु जो है कालपी, जो कालपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर हुई थी सांगा को। अब यहाँ जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन मैं आपको बता देता हूँ। वो कंफ्यूजन क्या है कि कहते हैं कि कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि सांगा की जो मृत्यु वो बसवा के अंदर हुई थी। वहाँ बसवा में एक दौसा जो के अंदर पड़ता है, बसवा स्टेशन पे है। आपको बताऊंगा अभी, लेकिन मैं आपको बकायदा चित्र उसका दिखाऊंगा कि वहां पर वो चबूतरा बना हुआ है राणा सांगा का। लेकिन पहले हम टॉपिक पर यहाँ बात करते हैं। यहाँ कहते हैं कि कालपी में उसकी मृत्यु हो गई। अब वो मृत्यु में भी ऐसा कहा जाता है, लेकिन कि कुछ का कहना यह है कि उसकी ऑटोमेटिक मृत्यु हुई थी। और सांगा जो है बसवा में एकदम वहां से खड़ा हुआ, दोबारा उसने बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ने के, दोबारा उसने अपना मन बनाया कि मैं उसके साथ दोबारा युद्ध वहां लड़ूंगा। आप ध्यान रखिए। तो कहते हैं वहां कालपी तक जब वहां पहुंचा, तो वहां बहुत ज्यादा एक तरीके से मान के चल, बहुत घायल तो वो था ही। तो
सांगा जो है वो तड़प रहा था, उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही थी। ऐसा कहते हैं कि उसके वैद्य के द्वारा ही उसे जहर दे दिया गया। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि उसके कहते हैं कि कुछ चचेरे भाइयों के द्वारा या उसके सेनापतियों के द्वारा ही उसे जहर दे दिया गया, उसे वहीं मार दिया गया। कारण, क्योंकि बाबर उस समय एक उभरती हुई शक्ति था और औरों को लगा कि बाबर से अब हम जीत नहीं पाएंगे, तो उसी के सैनिकों ने, सेनापति ने उसे जहर दे दिया। कुछ भी रहा हो, कहते हैं कि एक तरीके से सांगा की मृत्यु कालपी के अंदर हुई। क्योंकि मैंने कहा कि इतिहास राजस्थान का बड़ा कंफ्यूज, थोड़ा सा इतिहास, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स कहते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। या सीधा तर्क आपसे पूछा जाएगा कि सांगा जो है, सांगा की मृत्यु कहाँ हुई, तो वो हुई थी कालपी के अंदर हुई थी। वहां से कालपी से उसे मांडलगढ़, उनकी डेड बॉडी को, शव को लाया गया और सांगा का दाह संस्कार जो किया गया था वो किया गया था मांडलगढ़ के अंदर। बाबर ने जब ये युद्ध विजय हुआ, खानवा के युद्ध विजय के बाद उसने 2-3 काम यहाँ पर किए थे, आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। एक तो तमगा कर माफ किया था, जो एक व्यापारिक कर माना जाता है, और इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। आप भी ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाएगा कि बाबर के द्वारा कौन सा युद्ध जिहाद घोषित किया गया, तो आपको खानवा युद्ध को उसने जिहाद घोषित किया था। और उस युद्ध विजय के बाद बाबर ने, खानवा युद्ध विजय के बाद, गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर की अलग अलग उपाधियां थी, बादशाह थी, इधर आपका कलंदा, और उधर कहते हैं कि गाजी की जो उपाधि थी, वो उपाधि जो थी उसकी खानवा युद्ध विजय के बाद उसने धारण की थी। अब आप ये ध्यान रखिए मित्रों, एक बड़ा कुकृत्य हमारी नजर में कुकृत्य है, जो कि एक कहते हैं कि बाकायदा सच्चे शासक को नहीं करना चाहिए। बाबर ने लेकिन ऐसा किया। कहते हैं कि बाबर ने जो शत्रु थे, जो हताहत शत्रु वहां पर थे, जो एक मृत अवस्था में थे, उनकी खोपड़ियों को बटोरा। जिनकी खोपड़ियां नहीं कटी थी उनको काटा, एक तरीके से उन खोपड़ियों को बटोर करके एक मीनार खड़ी की। और मीनार, उसको जो मीनार खड़ी की, कि वास्तव में एक तरीके से मानवता पर एक कलंक है, ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया। और कहते हैं कि गाजी, हिंदू धर्म पर बिजली गिराने वाला, काफिरों का वध करने वाला, ऐसे उपाधियों को उसने धारण किया, अपने आप को शो किया, इतना अपने आप को साबित किया कि मैं जो हूँ काफिरों का वध। क्योंकि जो गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको काफिर ये लोग कहा करते थे, लेकिन और कहते हैं कि हिंदू धर्म पर एक तरीके से मैंने बिजली वहां गिरा दी है, एक महानतम हिंदू शासक जो माना जाता था, लेके सांगा। तो इस प्रकार का जो कृत्य उसने किया, जो खोपड़ियों को बटोर कर उसकी मीनार खड़ी करना, ये बहुत ही इतिहासकारों ने इसकी आलोचना भी की है। राणा सांगा, कहते जब मांडलगढ़ में उसका दाह संस्कार हुआ था, वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। दूसरा, यहाँ जो है मांडलगढ़ में राणा सांगा की छतरी जो है, उस छतरी को बनवाया अशोक परमार ने, जो कि जगनेर भरतपुर का शासक था। और बसवा में जो चबूतरा जो बना, वो बनवाया था राणा सांगा का चबूतरा पृथ्वीराज कछवाहा के द्वारा ये चबूतरा बनवाया गया था। आप जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, ये राणा सांगा का चबूतरा है। आधुनिक, अब प्रेजेंट में इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, राजपूतों के द्वारा इसको टाइल्स वगैरह इसमें लाकर थोड़ा सौंदर्यकरण इसका किया गया है, और एक संरक्षण क्षेत्र इसको बनाया गया है। ये जो चबूतरा है, आप देखेंगे कि जब जिला अलवर, डिस्ट्रिक्ट अलवर से जब आप जयपुर की ओर जब आप जा रहे होंगे, तो बांदीकुई जंक्शन, जहां से राजस्थान की पहली ट्रेन जो चली थी लेकर के, बांदीकुई जंक्शन से जस्ट पहले एक स्टेशन आता है, उसे बसवा स्टेशन के नाम से हम जानते हैं। तो आप ये देखेंगे तो जो राइट हैंड की ओर जो प्लेटफॉर्म बना है, क्योंकि जयपुर जब आप जाएंगे तो आपका राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है, तो आपके राइट हैंड वाला जो प्लेटफॉर्म है, आप वहां देखना कि जो दो बाकायदा जो उसमें बोर्ड होते हैं बने हुए, सीमेंटेड बोर्ड बने होते हैं, जो पीले कलर पर, जहाँ इसमें स्टेशन का नाम लिखा होता है ब्लैक कलर से। तो जो जयपुर की ओर जो बोर्ड मिलेगा जिसमें बसवा जंक्शन लिखा हो, बसवा स्टेशन जो लिखा होगा, उससे जस्ट लगभग मान के चलिए आप 80 से 100 कदम की दूरी पर ही आपको बकायदा राणा सांगा का चबूतरा आपको वहां मिलेगा। आप भी ध्यान रखिए, मेरी वीडियो क्लास को सुनने के बाद, देखने के बाद, यदि आप ये देख रहे हैं, कभी आपका जयपुर, कभी जब ट्रेन दोबारा चलती है आपका जाना हो, तो आप इस चबूतरे को देखना, आपको वहां मिलेगा। अब इनको संरक्षण देने की स्थिति बन गई है। और राणा सांगा, चूंकि वहीं बसवा में ही राणा सांगा की एक मूर्ति जो है
वहां स्थापित की गई है। ये दोनों स्थल बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल वहां पर मित्रों वहां पर है। राणा सांगा के खानवा के युद्ध में मैंने जैसे आपसे कहा कि यहाँ बहुत से शासकों ने इनका सहयोग किया था। तो अब हमें यहाँ एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया था। वो है मारवाड़ से राव गांगा ने 4000 सैनिक और अपने पुत्र कुंवर मालदेव को सांगा की सहायता के लिए भेजा था। आमेर से राजा पृथ्वीराज, ईडर से राजा भारमल, मेड़ता से वीरमदेव, डूंगरपुर से रावल उदय सिंह और खेत से, देवलिया से रावत बाग सिंह और नरबतहाड़ा, चंदेरी से मेदनी राय और वीर सिंह देव, और बीकानेर से कुंवर कल्याणमल अपने पुत्र जैतसी के साथ, और सॉरी कुंवर कल्याणमल जो था, जो जैतसी का पुत्र था, वो कुंवर कल्याणमल, और झाला अज्जा जो है वहां से पहुंचे। अलवर से, हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट से, अलवर के विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, हसन खां मेवाती, उन्होंने जो है राणा सांगा की सहायता की। सिरोही से आखेराज दूदा, उन्होंने यहाँ इनका सहयोग किया। और सलुम्बर से रावत रतन सिंह, चंदावर से चंद्रभान माणिक चंद चौहान, और रायसेन से सलहदी तंवर जो थे वो उन्होंने राणा सांगा की सहायता इस युद्ध के दौरान की थी। अब आप ये ध्यान रखिए, यहाँ इसमें जो मैंने आपको बताया, इसमें RS प्री के अंदर बकायदा इस क्वेश्चन को, राव गांगा के क्वेश्चन को पूछा गया है कि मारवाड़ के किस शासक के द्वारा जो राणा सांगा की खानवा के युद्ध में सहायता की गई थी, तो वो थे राव गांगा। इसमें ध्यान रखिए मित्रों, अब मैं आपको कुछ कारण की चर्चा यहां पर करता हूं। यह बहुत से कारण रहे हैं। कहते हैं कि जो हार का जो कारण था, सांगा की हार का जो कारण है, वो यहाँ 2 कारण मुख्य रूप से माने जाते हैं। एक तो सांगा की अदूरदर्शिता, क्योंकि सांगा के साथ जो इतने सारे शासक थे, सांगा उनको पहचान नहीं पाया कि इसमें कोई गद्दार भी मेरे साथ हो सकता है। तो कैसे कहते हैं कि रायसेन का जो सलहदी तंवर है और नागौर का जो खानजादा था, वो बाबर से युद्ध के दौरान मिल गए थे। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति बन गई थी। एक दूसरा, ये सांगा की हार का कारण रहा। विजय का जो कारण है, विजय का कारण कहते हैं कि बाबर की जो विजय थी, उसके पीछे तोपखाना, तुलुगुमा पद्धति। बाबर की तुलुगुमा पद्धति क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर आपको बताऊंगा कि तुलुगुमा पद्धति क्या है, और अश्वसेना, क्योंकि इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान बाबर की विजयों में रहा था। आक्रमण का जो कारण था, बाबर ने जो आक्रमण का कारण बताया, वो कहते हैं कि ये बाबर ये कह रहा था कि जब मेरा पानीपत का जब युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में मैंने, कहते हैं कि बाकायदा सहायता मांगी, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सांगा से सहायता मांगी थी, जिसमें सांगा ने, कहते वचन दिया था मुझे कि मैं सहायता आपकी करूंगा। कहते हैं कि उसने वो मेरी सहायता नहीं की। तो इस बात को लेकर के, इस वचन भंग का कारण बताया बाबर ने, जबकि वास्तविक जो कारण था बाबर का, वो उत्तर भारत में मुगल वंश की स्थापना करना था। मैंने पिछली वीडियो क्लासेस के अंदर आपको, जब राजपूतों का हमने इतिहास स्टार्ट किया, तो मैंने आपको बताया है उस समय, और जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है तो उसको देखें जरूर, कि राजस्थान की जो सीमा है, उस सीमा को कवर करना चाहता था हर दिल्ली का हर शासक को कवर करना चाह रहा था, क्योंकि भारत की और हमारे जो आक्रमण होते हैं वो उत्तर पश्चिम भारत की ओर से होते हैं। सारे के सारे आक्रमण भारत में उत्तर पश्चिम की ओर से होते हैं, जिससे क्या है कि, और उत्तर पश्चिम में हमारा जो राजपूताना है वो अलग अलग रियासतों के अंदर बटा हुआ था। आप ये ध्यान रखें। इसलिए वास्तविक कारण जो माना जाता है, वो माना जाता है उत्तर भारत में मुगल वंश की स्थापना के रूप में माना जाता है। और परिणाम जो मित्रों इसका रहा था, वो कहते हैं कि मेवाड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया था। ये स्थितियां यहां पर रही। एक कंफ्यूजन मैं आपको यहां और दूर करना चाहता हूं। ऐसे कहते हैं कि, लेके कुछ इतिहासकार या कुछ अध्यापक ये पढ़ाते हुए बोलते हैं कि बाबर को राणा सांगा ने ही बुलाया था। इस प्रकार की बात यहाँ पर रखी जाती है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, जब हम प्रमाणिक किताबों को यहाँ से पढ़ते हैं, जो चूंकि हम लोग सिविल सर्विस के विद्यार्थी या जो क्लासेज वहाँ पर लेते हैं उनको पढ़ाते हैं, तो आप बड़ी किताबें हमें पढ़नी पड़ती है प्रमाणिक तौर पर, तो वहाँ ये साफ जो है वो लिखा होता है। लेकिन मित्रों कि यहाँ ये लिखा होता है कि, उसमें आपको बता देता हूँ कि क्या कारण रहा है उसका। दरअसल देखिए, यदि हमने तमाम संघर्ष देखा है राणा सांगा का, राणा सांगा एक भी युद्ध नहीं हार रहा है।
वो खानवा के युद्ध के अलावा उसने कोई युद्ध नहीं हारा। इससे सिद्ध होता है कि राणा सांगा स्वयं इतने मजबूत रहे हैं, इतने ताकतवर रहे हैं कि उन्हें किसी विदेशी ताकत की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं, एक बात। दूसरा, पानीपत के युद्ध तो पहला जब युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में जो दौलत खां लोधी और महमूद लोधी से जो संधि जो बाबर ने की थी इब्राहिम लोधी के विरुद्ध, उस संधि का उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में किया है। लेकिन इस प्रकार जो संधि को सांगा से कोई संधि हुई है, इस प्रकार की संधि का उल्लेख हमें जो है तुजुके बाबरी के अंदर नहीं मिलता है। इसलिए इतिहास को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। ये तथ्य गलत हैं। बाकायदा जो दृष्टांत मैंने आपको पढ़ाया साफ सुथरे इसी स्थिति में आप अपने राणा सांगा, मैंने आपसे कहा था कि मेवाड़ का जो हमारे सबसे बेस्ट करेक्टर जो हमारे कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जो है, तो राणा सांगा का इतिहास जो है वो यहाँ सफिशिएंट पूर्ण रूप से आज हमारा समाप्त हो रहा है इनकी चर्चा। इससे अग्रिम चर्चा जो मैं करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं करूंगा अग्रिम वीडियो क्लास के अंदर आपको करूंगा। आपको बाकायदा अपने इस तमाम नोट्स आप इसमें से आप उतार लें और उसका स्टोर रखें, और अपने कोई भी एक किताब आप उसको एक डिटेल के तौर पर पढ़ने के लिए आप रख सकते हैं। मेरी ओर से कोई ऐसे कोई सजेशन नहीं है किसी किताब को पढ़ने का, क्योंकि इतना सफिशिएंट मैटर मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको कोई आवश्यकता दूसरी बुक पढ़ने की नहीं है। आप बाकायदा एकदम कांस्टेबल 4 इस लेवल तक की क्लास की तैयारी आप इन नोट्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। आपको मेरी क्लास कैसी लगी, आपके ध्यान रखिए, आप इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करके, लाइक्स करके आप बताएं। और मेरे चैनल जो कि मैं फिर से बता रहा हूँ उसका नाम है जीके विद ललित दानावत सर, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता लग सके कि मैं कितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। और काफ़ी विद्यार्थियों को फ़ोन आते हैं, आप ये मान के चलिए कि, लेकिन आप में ध्यान रखिए, मेरा आपसे निवेदन है देखिए कि आप फ़ोन न करके आप सीधा सीधा अपना सवाल, चूँकि जो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर जो है आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लेकिन 9610232818, तो आप इस पर अपना सवाल डाल दें। मैं पूरी कोशिश 100% रूप से आपको उसका उत्तर दूंगा, क्योंकि इतने ज़्यादा फ़ोन यदि आप मेरे पास आएंगे उससे, चूँकि आप जानते हैं, फिर हमें भी डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि इतने विद्यार्थियों से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनकी चीज़ों को क्लियर करने के लिए। फिर भी मैं संभावना पूरे जवाब देने की कोशिश करता हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल जो है वो सिर्फ मेरा एक ही चैनल जीके विद ललित दानावत सर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अदर चैनल्स पर भी जो मेरी वीडियो क्लासेज हैं वो डली हुई हैं, लेकिन आप ध्यान रखो मित्रों, वो चैनल मेरा नहीं है। वो डाल रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, चूंकि वो भी एक अच्छा कार्य कर ही रहे हैं, उसे विद्यार्थियों तक बात पहुंच रही है। क्योंकि मेरा भी उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। इस लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों की जो पढ़ाई जो डिस्टर्ब हो रही है स्टडी, वो रेगुलर चल सके। आज के बाद किसी नए टॉपिक के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।